सब्जेक्ट है जिस पे मैं आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ रखना चाहता हूँ। अभी सारे मीडिया चैनल्स पे चल रहा है कि दिल्ली पुलिस के 2 जवान अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं, जिनमें एएसआई प्रहलाद जी हैं, कांस्टेबल प्रहलाद जी हैं और एएसआई नागेंद्र जी। ये दोनों कालिंदी कुंज पे अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए हैं एक वाहन की टक्कर से। हमारा मानना है कि दिल्ली पुलिस के जवान जब ऐसे शहीद होते हैं अपनी ड्यूटी निभाते हुए, तो उनके परिवार को, क्योंकि बहुत सामान्य परिवारों के लोग होते हैं, उनको आर्थिक मदद तुरंत दिए जाने की ज़रूरत है। और आम आदमी पार्टी सरकार ने ये योजना शुरू की थी कि दिल्ली पुलिस का अगर कोई भी जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान की बाजी दांव पे लगाता है तो उसको, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की तुरंत आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो आज इस दुखद मौके पर एक बार फिर हम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से, दिल्ली पुलिस को देख रहे एलजी साहब से और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे इन दोनों शहीदों के परिवारों को तुरंत, बिना उनके मांगे, बिना उनके प्रयास किए और बिना इसमें देरी किए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि जिन लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा के अपनी ड्यूटी निभाई है उनके परिवार को किसी तरह के आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। ये हमारी गुजारिश भी है और एक जो हमारी योजना थी सरकार की, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी बाध्यता भी है कि उसको आगे बढ़ाएं। अब मैं आशीष भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेन इशू है आज का, जिसमें हम दिल्ली सरकार में मौजूदा समय में चल रही सो कॉल्ड गवर्नेंस, सो कॉल्ड विज़न, सो कॉल्ड जो सिस्टम है यहाँ का, उस पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी ने देश में पिछले 2 सालों से जितने भी चुनाव लड़े हैं, सब विकास के वादे पर और गुड गवर्नेंस के नारे पर लड़े हैं। उन्होंने जनता को ये बताया और जनता से ये कहकर वोट लिए कि वो अकेले इस देश को अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। और पिछले 1 सालों में उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास विजन है और मोदी जी देश को विजन दे सकते हैं। और जितने भी राज्यों में भी अब चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अब दिल्ली में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नारे पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो है कि मोदी जी के पास विजन है और मोदी जी इन तमाम स्टेट्स को आगे ले जा सकते हैं अपनी गुड गवर्नेंस की शैली से। जो आज हम आपके सामने तथ्य रखने जा रहे हैं वो ये दिखाता है कि पिछले 7-8 महीनों में बीजेपी ने दिल्ली की जनता को हाशिए पर रखा। जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, विकास के काम थे, नए स्कूल बनने थे, नए अस्पताल बनने थे, नए डायलिसिस सेंटर बनने थे, SC ST OBC वेलफेयर फंड्स की बात हो, सोशल वेलफेयर हो, नए पावर प्रोजेक्ट्स लगने थे, नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने थे, पावर सेक्टर में काम होना था, नई वाटर पाइपलाइंस बननी थी। सारे काम पिछले 7 महीनों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीछे से संचालित दिल्ली की सरकार में ठप पड़े हुए हैं। और हमारा ये आरोप है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जानबूझ कर रोके गए पिछले 7-8 महीनों से। और योजना ये थी भारतीय जनता पार्टी की कि जब चुनाव करीब आएंगे, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, वैसे ही ताबड़तोड़ बीजेपी, एलजी साहब ताबड़तोड़ एक के बाद एक नई योजनाओं का ऐलान करेंगे। उनके एमपी, उनके एमएलए के कैंडिडेट, उनके मंत्री वहां पर खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे और उसका वो फिर चुनाव में राजनीतिक उपयोग करेंगे। तो अपने राजनीतिक उपयोग के लिए, अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए दिल्ली की जनता को पिछले 8 महीनों में विकास से बिल्कुल महफूज रखा गया। दिल्ली में सारे विकास के काम पूरी तरीके से ठप हुए हैं। और हमें ये तथ्य दिल्ली सरकार के एक विसल ब्लोअर ने अंदर से दिए हैं। एक आंकड़ा है, 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक 17 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई, जहां पर यह कहा कि जल्दी जल्दी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब अपने फंड्स फौरन खर्च करना शुरू कर दें। और ये जो मैं आपके सामने तथ्य रखने जा रहा हूं, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, प्लान्ड आउटले, यानी कि सारा विकास का कार्य। नॉन प्लान तो अलग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो चलते रहते हैं और वह क्रमशः महीने दर महीने वो उसी हिसाब से खर्च होते हैं। लेकिन ये प्लान्ड आउटले है। अभी तक करीब करीब 9-10 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने जा रहे हैं।
1 महीने के अंदर या उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा। अभी तक ये सारा प्लान्ड आउटले खर्च हो जाना चाहिए था, नए स्कूलों की नींव पड़ जानी चाहिए थी, नए अस्पतालों की नींव पड़ जानी चाहिए थी, नई वाटर बॉडीज या नए वाटर पाइपलाइन शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये सब रोक के रखा गया। बिजली महंगी होती जा रही है, पानी की किल्लत होती जा रही है, स्कूलों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, बेड्स की कमी है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार में सारे काम ठप पड़े रहे। और पिछले 7 महीनों में पहली रिव्यू मीटिंग पिछले 17 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी ने ली। तो मैं आपको एक ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, आप इससे सारे आंकड़े ले सकते हैं। लाइट ऑफ विजन एंड लैक ऑफ लीडरशिप। More than half of the funds meant for setting up new hospitals and schools remain unutilized. Only 6% of the planned outlay on food and civil supply के खुद के हैं जो ठीक से नहीं चल रहे थे, उनको चलाना था। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ये सरकार बार बार कहती है कि युवाओं को रोजगार देगी। हमें जानना चाहते हैं कि ये गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहां तो गवर्नेंस ही नहीं है। ये बैकग्राउंड है। नॉन प्लान्ड आउटले 2014-2015 का करीब 19,000 करोड़ था, प्लान्ड आउटले 16,700 करोड़ था, जिसमें से 55% खर्चा दिल्ली सरकार ने नहीं किया। 55%। आप सोच सकते हैं कि करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए लैप्स होने जा रहे हैं, लैप्स हो जाएंगे। मतलब 1 साल दिल्ली की जनता ने 1 साल खो दिया। इट्स द लॉस ऑफ 1 ईयर फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। ये सेक्टर वाइज प्लान्ड आउटले था। सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर पर 1862 करोड़ खर्च होने थे। इसी तरह हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पर 2154 करोड़ खर्च होने थे। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पे 2000 करोड़ खर्च होने थे। एजुकेशन पर 2482 करोड़ खर्च होने थे। यह अरुण जेटली जी का बजट है जो उन्होंने संसद में पेश किया था, उसके हिसाब से। और उन्हीं की बजट की स्पीच में उन्होंने कहा था कि 1400 नए हॉस्पिटल्स में बेड बनेंगे, एक नया मेडिकल कॉलेज रोहिणी में बनेगा, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा साउथ दिल्ली में, 50 नई डायलिसिस यूनिट्स बनेंगी, 110 नई एम्बुलेंसेज आएंगी, एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनेगा रेप सर्वाइवर्स के लिए, जिसको पूरी तरीके से इस सरकार ने स्क्रैप कर दिया, लेकिन उनकी बजट में था, और 3 नए एफएसएल बनेंगे। सो फॉर बीजेपी पब्लिक हेल्थ इज नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल। 60% ऑफ द पब्लिक हेल्थ फंड्स हैव रिमेन अनस्पेंट। 60%, 60%. What happened to the promises of thousands of additional hospital beds for poor? Where is the multi-speciality hospital in South Delhi? And where are the 3 FSLs? Education. अरुण जेटली जी की स्पीच में था कि क्लीन एंड फुली फंक्शनल टॉयलेट्स देंगे सारे स्कूलों में। दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित सभी स्कूलों में क्लीन एंड फुली फंक्शनल टॉयलेट्स। 20 नई स्कूल की बिल्डिंग्स, 2 नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स एक्सक्लूसिवली, 1 नया स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एंड 1 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन नरेला। 42% of the funds meant for primary and secondary education unspent. 60% of higher education funds unspent. 80% of the technical education funds unspent. ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी जी बार बार कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को रोजगार मिलेगा, हायर एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। आईआईटीज बनाने की बात कर रही थी ये सरकार, नई आईआईटीज बनाने की बात कर रही थी। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं बन रहा है इनसे दिल्ली में, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नहीं बन रहा है इनसे दिल्ली में। 80%, 60%, 50% इन्होंने फंड्स यूटिलाइज नहीं किए। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, गरीबों के बारे में सरकार का क्या सोचना है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। इन्होंने कहा था कि फूड सिक्योरिटी स्कीम को पूरी तरीके से लागू कर देंगे दिल्ली में। फेयर प्राइस शॉप का कंप्यूटराइजेशन होगा क्योंकि वहां पर गरीब जाता है उसको राशन नहीं मिलता है। और जो ट्रांसपोर्ट के दौरान फूड ग्रेन्स की चोरी होती है उसको रोक देंगे क्योंकि जीपीएस लगाएंगे हर व्हीकल में। पेंशन टू 4.3 लाख सीनियर सिटीजन्स और 6 वर्किंग विमेन हॉस्टल्स बनाने की बात की थी। ये सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर का था। अब इसमें आप देख लीजिए 52%, 748 करोड़ का कुल 52% पैसा, आज एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। 94% ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज,
94% ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज आउटले रिमेन्स अनस्पेंड। मतलब गरीबों के लिए कुछ भी ये सरकार नहीं करना चाहती है। 47 करोड़ रुपए प्लान आउटले था फूड एंड सिविल सप्लाईज का अरुण जेटली जी की बजट में। सिर्फ आज की तारीख में 3 करोड़ खर्च किया है। 3 करोड़ यानी कि सिर्फ 6%, 94% अनयूटिलाइज है। फूड सिक्योरिटी स्कीम इन्होंने कहा था इंप्लीमेंट करेंगे, चोरी रोकेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके जो 6 नए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स थे वो कहां हैं? अच्छा, जे क्लस्टर्स और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था कि टॉयलेट फैसिलिटीज टू ऑल स्लम ड्वेलर्स, सभी जे क्लस्टर में वहां पे जो भी नागरिक रहते हैं सबको टॉयलेट फैसिलिटीज देंगे। पाइप्ड वाटर सप्लाई 50 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में ले जाएंगे और सीवरेज 95 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में ले जाएंगे। अब फैक्ट चेक ये बताता है कि 62% जो पैसा जे क्लस्टर्स पे खर्च होना था और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में खर्च होना था वो खर्च नहीं हुआ। पानी, पीने का पानी, जिंदा रहने के लिए पानी, प्रोमिसेस बड़े थे। कहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ रेणुका डैम, रेनोवेशन ऑफ चंद्रवाल एंड वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, न्यू सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर प्रपोज्ड। रियलिटी चेक नाउ, 61% of the planned outlay remains unspent. 14 lakh households don't have water supply even as we speak in Delhi today. 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पे बिल्कुल भी पाइप वाटर सप्लाई नहीं है। दिल्ली वाटर रिमेन्स हाईली कंटेमिनेटेड एंड सम एरियाज इवन पॉइजनस। इतना सब होने के बावजूद 61% अनस्पेंड है। इसका इतना सब होने के बावजूद 61% अनस्पेंड है। दिस इज गवर्नेंस। ट्रांसपोर्ट, कहा था कि 1380 नई सेमी लो फ्लोर बसेस लेकर आएंगे, डीटीसी चलाएगा, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं के लिए बसेस नहीं है, आम नागरिकों के लिए बसेस नहीं है, बसेस की बहुत किल्लत है। 1380 नई बसेस खरीदने की बात की थी। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम की बात करी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन्स की बात की गई थी। फैक्ट चेक, डीटीसी लॉस में चल ही रहा है, कोई यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नहीं है। 60% प्लान्ड आउटले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अनस्पेंड। जब दिल्ली में बसेज नहीं है, दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, दिल्ली में चाहे निर्भया कांड हो और या अभी उबर टैक्सी कांड हो, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, ट्रांसपोर्ट जब भी महिला बाहर जाती है, सड़क पे जाती है, बाजार जाती है, तो ट्रांसपोर्ट में इस तरह की हरकतें हुई हैं। टैक्सी लेते वक्त या कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो निर्भया कांड में हुआ, बसेस नहीं खरीद पा रही है सरकार। ये 60% पैसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अनस्पेंड है, प्लान्ड आउटले अनस्पेंड है, और कहते हैं कि ये अच्छी सरकार देंगे, अच्छी गवर्नेंस देंगे, मोदी जी के नाम पर सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनर्जी, आज दिल्ली में जो डिस्कॉम्स हैं उनका ऑडिट नहीं हुआ। डिस्कॉम्स पीछे से 14 रुपए 15 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद के ला रही हैं, इतनी महंगी बिजली खरीद के ला रही हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि हमें आगे बिजली बहुत महंगी बेचनी पड़ती है जनता को। तो इन्होंने वादा किया था कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको इन्हेंस करेंगे। पिछली बार मई के महीने में, जून के महीने में जब बिजली कटी तो उस खंभे उखड़ गए, तो यह कहा गया कि जो ट्रांसको है उसका जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत बदहाल है, और शीला दीक्षित ने 15 साल में उसमें कुछ भी इजाफा नहीं किया, बिल्कुल बदहाली कर रखी थी। हम भी ये बात मानते हैं बदहाल था। इन्होंने कहा था कि हम इसको बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे। इन्होंने कहा था 3 नए सब स्टेशन बनाएंगे, बवाना का गैस टर्बाइन स्टेशन जो है उसको फंक्शनल करेंगे, एनडीएमसी को सोलर सिटी बना देंगे। 92% पैसा, 92% ऑफ द 675 करोड़ रिमेन्स अनस्पेंड। 92%, 92% रिमेन्स अनस्पेंड। ये अब आपको क्रमशः हर डिपार्टमेंट का आपके सामने ये ब्यौरा है। इसको थोड़ा अगर और इस तरह शिफ्ट करें, ये आपको हम पूरा ब्यौरा ऐसे दे देंगे, सारी फिगर्स दे देंगे। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, 1702 करोड़ रुपए अप्रूव्ड आउटले था बजट में। नवंबर तक सिर्फ 669 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, यानी कि सिर्फ 39% पैसा खर्च हुआ है। मेडिकल एंड हेल्थ का मैंने बता दिया। पीडब्ल्यूडी में रोड्स, स्टाफ क्वार्टर्स, पब्लिक वर्क्स सिर्फ 56% पैसा खर्च हुआ है। एजुकेशन 58% प्राइमरी एजुकेशन में खर्च हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट में सिर्फ 38% पैसा खर्च हुआ है। सोशल वेलफेयर में 48% खर्च हुआ है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ये नारा था कि बहुत हुआ नारी पर वार, इस बार मोदी सरकार,
सिर्फ 45% खर्चा हुआ है। इरिगेशन 79%, बहुत छोटा सा है वो। लॉ एंड जुडिशरी में कहा है, क्योंकि ये बार बार बात आती है कि महिलाओं को न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे, सिर्फ 44%। ये सारे आंकड़े हैं आपके सामने। लाइट ऑन। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि बीजेपी की गवर्नेंस स्किल्स क्या हैं। क्या बीजेपी को सरकार चलाना आता है? क्या बीजेपी को दिल्ली के लोगों की ज़रूरतों का, दिल्ली के लोगों की समस्याओं का एहसास है? क्या बीजेपी के अंदर ये क्षमता है कि वो दिल्ली के लोगों की ज़रूरत को समझ के कुछ विज़न तैयार करके दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से व्यवस्था को चला सके? कम से कम पिछले 7 महीने का एक्सपीरियंस ये बताता है कि बीजेपी को ना तो दिल्ली के लोगों की समस्याओं का पता है, ना बीजेपी को दिल्ली के लोगों की समस्याओं के पास कोई हल करना आता है। बस वो उद्घाटन और नारियल फोड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनको दोबारा जनता के बीच में जाने का मौका मिल सके और जनता के बीच में जाके ये कह सके कि हमने ये शुरू कर रहे हैं या यहाँ खर्च कर रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी दिल्ली हाहाकार मच रहा है, बिजली को लेके, पानी को लेके, हॉस्पिटल एजुकेशन को लेके, लेकिन ये लोग इस पैसे को दबा के बैठे हुए हैं। शायद जैसे एक सैंपल के रूप में 1380 बसेस खरीदनी है। पूरी दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है। 1380 बसों में से 1000 बसेस को तो खरीदने के ऑर्डर भी हो चुके हैं, लेकिन वो बसेस नहीं खरीदी जा रही हैं। मेरा अनुमान है कि शायद करप्शन करने के मौके ढूंढे जा रहे हैं। करप्शन करने के मौके मिलेंगे तो वो बसेस भी खरीदी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी ओर हम दिल्ली के लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं और ये चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं कि बीजेपी के पास ना तो कोई गवर्नेंस प्लान है और ना कोई गवर्नेंस का विजन है, ना कोई उसकी कोई डायरेक्शन है दिल्ली को लेके। ये हमारा इसके ऊपर था। सचेत रहनी चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट में रहना चाहिए सर, और बाकायदा इन मूलभूत जो समस्याएं हैं जो आज लोग आज उनको हाहाकार कर रहे हैं, तो आप सरकार में रहकर इनको बजाय करने के आप क्यों वहाँ से निकल बिल्कुल रहना चाहिए था। आरोप लगा रहे हैं क्यों कि मतलब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। नहीं, हमें आपके पास तो पूरे मेजोरिटी थी, वो ऐसा हमारे नहीं था पास कि आपके पास कोई गठबंधन नहीं था या ऐसी सरकार टूटने की कगार पर थी, हमारे या पास गिर जाती। देखिए, क्वेश्चन हो गया आपका सवाल। हमारे पास में तो हम इन्हीं में से कुछ चीज़ें करना चाह रहे थे, इसी को तो रोक रहे थे। इन्हीं में करप्शन रोकने के लिए जब हम कर, तो इट्स टेक्निकल, लेकिन हमारे पास ना तो मेजोरिटी थी और ना हमारे पास में इन लोगों का सपोर्ट था। हर चीज़ में विरोध करते थे इसलिए, और यही सब करना चाह रहे थे। इसी सब में टांग अड़ा रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कहने लगते थे विधानसभा में खड़े होके, यही सब हम करना चाह रहे थे जो आपने देखा। लेकिन 40 विधायक मिलके कहने लगते थे हम बीजेपी के 32 और कांग्रेस के 8, 40 मिला के होते हैं और 40 तय करेंगे विधानसभा में क्या होगा। यही नहीं होने दे रहे थे और इसीलिए सरकार उस हिसाब से उस वक्त छोड़नी पड़ी कि दोबारा जनता के बीच में जाएंगे और बहुमत लेके आएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है हम क्या कर रहे थे। सवाल तो अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 महीने से इस पैसे को लेके बैठी हुई है। उसके पास कोई प्लान क्यों नहीं है, कोई विजन क्यों नहीं है दिल्ली का? क्या यही उसका विजन है कि सारा पैसा अनस्पेंड पड़ा रहे? बिल्कुल पिछले साल हम लोगों ने दिल्ली जितने नाइट शेल्टर सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक बनाए जा सकते थे वो भी बनाए थे। साथ साथ दिल्ली की जनता से अपील की थी। और इंटरेस्टिंगली आपने देखा होगा कि पहली बार लोगों ने अपने मतलब यूज्ड बसेस हमें अलाउ कर दी थी, जो हमने एम्स के पास में और कई जगह शेल्टर्स बनाए थे। बहुत यूनिक तरीके से कैंटर्स आ गए थे। तो वो सब नए नए तरीके के नाइट शेल्टर्स उस वक्त लोगों को उपलब्ध कराए थे। और आज भी सरकार अगर चाहे और सरकार सहयोग करे तो समाज काफ़ी सहयोग करने के लिए तैयार है। पर क्या सरकार कोई इनिशिएटिव ले रही है उस सब पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब पिछले 7 महीने के अंदर ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी के नेता वाणीवीर हैं, उनको ज़मीन पे काम करके नहीं दिखाना है। पिछले चुनाव में बिजली का मुद्दा जो आप कह रहे हैं, बिजली का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया, आम आदमी पार्टी ने भी उठाया। हमने कहा 50% हम बिजली का दाम कम करेंगे, बीजेपी ने कहा हम 30% बिजली का दाम कम करेंगे। हमने 48 घंटे के अंदर अपना वादा पूरा कर दिया। 7 महीने काम करने को मिला बीजेपी को, केंद्र में उनकी सरकार है। 30% बिजली कम करने का तो छोड़ दीजिए, 13% बिजली का दाम अलग से बढ़ा दिया। तो दिल्ली के अंदर इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और पूरे देश में बेनकाब हुआ है। काले धन के मुद्दे पे क्या हुआ?
प्रधानमंत्री जी 100 दिन के अंदर काला धन ला रहे थे और 15-15 लाख हर हिंदुस्तानी के खाते में जमा करा रहे थे। अब वो कहते हैं कि साहब फॉरेन से हमारी ट्रीटी है, हम काला धन नहीं ला सकते। महंगाई के सवाल पे यही हालत है, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पे यही हालत है। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा बेटों को बाहर जाने जाते हो, बेटियों को रोकते हो, तो लगा कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ये सरकार बहुत चिंतित है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, यहाँ गृह मंत्री के नाक के नीचे कानून व्यवस्था की इतनी बदतर हालत है। उबर का कांड हुआ, उसकी टैक्सी के अंदर रेप की घटना हुई। 2 साल पहले दिसंबर में क्या संकल्प लिया था राजनीतिक पार्टियों ने, क्या किया इस दिशा के अंदर? जब गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में बयान पढ़ रहे थे, लग रहा है थाने का एसएचओ कोई रिपोर्ट पढ़ रहा है वहां पे। तो ये ऐसे दिल्ली नहीं चल पाएगी। ऐसे दिल्ली के लोगों को असली सवालों से रूबरू होना पड़ रहा है और उनका समाधान कैसे है, ये एक विजन लेके सामने आना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता आज देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। चर्चा किस पे करना चाहते हैं? बिजली पानी पे नहीं, लब जिहाद पे। चर्चा किस में करना चाहते हैं? मंदिर मस्जिद के सवाल पे, दंगे फसाद नफरत की राजनीति पे चर्चा करना चाहते हैं। और हम चर्चा करना चाहते हैं टूटी सड़कों पे, स्कूल पे, बिजली पे, पानी पे, यहाँ के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे हम चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद आज निरंजना ज्योति के बयान पे पार्लियामेंट के अंदर माफी मांगते हैं देश के प्रधानमंत्री, और 3 दिन के बाद उनके एक सांसद बयान देते हैं जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, नाथूराम गोडसे को, उनके सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि साहब वो तो राष्ट्रभक्त थे। कोई नियंत्रण नहीं अपने सांसदों के ऊपर, आपका कोई कंट्रोल नहीं है मिनिस्टर्स के ऊपर। आपके एक मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राक्षस हैं, और उसके बाद दूसरे एक सांसद परेश रावल जी वही बयान दोहराते हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को गुमराह करके और बड़ी बड़ी बातें बोल के नकली मुद्दों पे चर्चा कराना चाहती है। असली जो बुनियादी मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं, उसको पीछे धकेलना चाहती है। हमारी चिंता इस बात को लेकर। और ये पिछले 8 महीनों से हम चाह रहे थे कि चुनाव हो, क्योंकि हम चाहते थे दिल्ली में एक चुनी हुई जिम्मेदार, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव सरकार हो। हम बार बार चुनाव की मांग करते रहे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागती रही। उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी शासन कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और राष्ट्रपति शासन के जरिए, एक एलजी के जरिए एक पपेट सरकार मोदी जी चला रहे हैं, तो शासन अच्छा हो जाएगा। इसका आश्वासन बार बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को देती रही और कहा है कि चुनाव की अभी आवश्यकता नहीं है। और आज भी जब चुनाव सर पर खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके पास नरेंद्र मोदी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल्ली में एक इफिशिएंट, ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक अकाउंटेबल और ईमानदार सरकार की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक 24 घंटे काम करने वाले मेरिटोरियस चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। दिल्ली में ईमानदार मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी चला लेंगे, ये चलाएंगे मोदी जी। अगर एक व्यक्ति के ऊपर सब छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी कॉम्पिटेंट हो, तो ये हाल होगा सभी राज्यों का। और दिल्ली का ये हाल किया है पिछले 7 महीनों में, जहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया अस्पताल नहीं बना, एक नई वाटर पाइपलाइन नहीं डाली गई, एक नया बिजली का तार नहीं खींचा। यह बिल्कुल साफ कर देता है दिल्ली की जनता के सामने। आज ये जो तस्वीर हमने रखी है, बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में 24 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो रोज 24 घंटे दिल्ली की जनता के लिए पानी, बिजली, नाली, खड़ंजा, सीवर के मुद्दे पर लगातार काम कर सके। क्योंकि अगर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलेगी तो दिल्ली में विकास का कार्य रुक जाएगा। एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। कल वेंकैया नायडू के यहां एक मीटिंग बुलाई गई है, आप इस बात की पड़ताल कर लीजिए, जहां पे चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के बुलाए गए हैं, 7 एमपी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के बुलाए गए हैं, और वहां पर यह चर्चा होगी कि ये जो अभी 55 से 60% पैसा प्लान्ड आउटले, विकास का पैसा जो खर्च नहीं हुआ है, उसको ताबड़तोड़ अनाउंस कर दिया जाए, नए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए जाएं, और हर जगह जाकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमपी और मिनिस्टर जाके फीता काटे और फोटो खिंचवाएं। हमारे सवाल 2 हैं कि क्यों ये 8 महीने से विकास के कार्य रोके गए,
क्या यह साजिश नहीं है दिल्ली की जनता के साथ? सवाल नंबर 2, क्यों वेंकैया नायडू के यहां इस तरह की मीटिंग बुलाई जा रही है? वेंकैया नायडू देश के मंत्री हैं, दिल्ली के मंत्री नहीं हैं। वेंकैया नायडू किस हैसियत से, किस अधिकार क्षेत्र में अपने भारतीय जनता पार्टी के 7 एमपीज को और दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं? क्या एजेंडा है? क्या इस तरह की मीटिंग जायज है? और क्या ठीक चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट अनाउंस करना, पहले दिल्ली की जनता को 7 महीने से बिल्कुल विकास से वंचित रखना और चुनाव के वक्त ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट अनाउंस करना और वहां जाकर फोटो खिंचवाना, फीते कटवाना, यह क्या जायज है? और एक प्रश्न आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी से आप लोग जरूर पूछें कि जो नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले हमारे देश के सैनिकों के प्रति इतना सम्मान अपनी सभाओं में जता रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर 1 सिर काटे जाएंगे तो हम 10 सिर काट के लाएंगे, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे चुनावी रैलियों में। अभी सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है, डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए जो फंड था उसको ये सरकार रिलीज नहीं करना चाहती, उसको ये सरकार खत्म करना चाहती है। तो इस पे जरूर उनसे पूछना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि ये किस प्रकार की नीति है। आपकी नीति सिर्फ चुनावी रैलियों में होती है या मंच पे जब आप भाषण देते हैं तभी होती है? वीआईपी की सुरक्षा के लिए आप सैकड़ों करोड़ रुपए देंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजट में मात्र 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे। तो इसका मतलब इस सरकार को सिर्फ कोरी बातें करना है, चाहे वो स्वच्छता का सवाल हो, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वो बिजली का सवाल हो। स्वच्छता की भी बात करेंगे तो पहले कूड़ा इकट्ठा करेंगे फिर झाड़ू लगाएंगे। और मेरी सलाह है नरेंद्र मोदी जी को कि पहले वो स्वच्छता अभियान के तहत अपने सारे सांसदों और मंत्रियों की जुबान साफ कराने का काम करें। उनकी जुबान बहुत गंदी हो गई है, उनको अपनी जुबान स्वच्छ करनी चाहिए पहले। और ये बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत पर्टिनेंट मुद्दा 3 दिन पहले फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और बोला है कि योर सोल्जर आर इन द लाइन ऑफ फायर। वो अपनी जिंदगी देश के लिए और आपकी सरकार के लिए जोखिम में डालते हैं, अपनी जिंदगी, अपना प्राण की आहुति देते हैं। एंड दिस इज द लीस्ट यू कुड डू फॉर देम। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड द सेंटर which was fighting against the ex-servicemen of army over a modest increase in their disability pension। सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का एडिशनल भार सरकार के ऊपर पड़ रहा था, लेकिन उसके खिलाफ यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि 1500 करोड़ रुपए के लिए यहां तक लड़ रहे हो, अपाहिज सर्विसमैन के साथ, अपाहिज आर्मी के जवानों के खिलाफ यहां तक लिटिगेशन कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट तक, आपको शर्म नहीं आती है? तब इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम अपनी पिटीशन वापस लेते हैं। और जिस तरह के लोगों को 15,000 एक्स सर्विसमैन को उस लाभ से ये वंचित रखना चाहते थे, और जिसमें तमाम ऐसे वॉर हीरोज हैं जिन्होंने 65 का वॉर लड़ा, जिन्होंने 71 का वॉर लड़ा, जो उसमें किसी की somebody lost his leg, somebody lost his limb, और उनको सिर्फ छोटी सी पेंशन के लिए ये डिनाई करना चाहते हैं, छोटी सी पेंशन, और सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और असली चेहरा है कि पहले तो कहते थे कि इनके लिए कि आर्मी के जवानों की सुरक्षा इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरी तरफ ये कहते भी है कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे, चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे, सीज फायर लाइन का वायलेशन का उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो जवान हमारे लिए, देश के लिए अपनी जान निछावर कर रहा है, सीमा पर खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है, उसको डिसेबिलिटी पेंशन ये नहीं देना चाहते हैं, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक उस अपाहिज जवान के खिलाफ उसको सुप्रीम कोर्ट तक उसको खींच के ले जाते हैं। ये इनका नकली, फर्जी और खोखला राष्ट्रवाद है। और एक मैं और बात बता दूं कि कल हमारा बिजली और पानी पर संवाद हो रहा है संगम विहार में। हम दिल्ली की जनता के सामने कल एक बहुत विस्तृत ब्लूप्रिंट रखेंगे कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में हम कैसे बिजली के दाम आधे करेंगे, कैसे हम दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे, कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि जब मई और जून के महीने हो तो दिल्ली में बिजली ना कटे, हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में जो आज करीब 20 लाख
मकान ऐसे हैं जहां पर पाइप वाटर कनेक्शन नहीं है, वहां पर हम पानी पहुंचाएंगे। पानी जो लाइफ लाइन वाटर है उसको हम मुफ्त करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर कैसे हमारी सरकार काम करेगी और नए पाइपलाइन कैसे बिछाए जाएंगे, दिल्ली जल बोर्ड को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, जो भ्रष्टाचार है दिल्ली जल बोर्ड में, जिसकी वजह से कम 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हर साल दिल्ली जल बोर्ड में होता है, जिससे आम जनता को पानी नहीं मिलता है और भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में पैसा जाता है, वो कैसे हम दूर करेंगे, उसको कैसे रोकेंगे, लूट को कैसे रोकेंगे। इस सबका एक विस्तृत ब्लूप्रिंट, एक्शनेबल प्रोग्राम कल संगम विहार में आम आदमी पार्टी रखेगी दिल्ली की जनता के सामने।